हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर से फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास लेकर आया हूं। और ये जो क्लास है ये फर्स्ट ईयर के लिए है। और जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉड्यूल 6 में डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बोलते हैं टर्निंग, मतलब खराद। इस मोड़ मोड़ नहीं होगा, ये टर्निंग होगा। तो खराद के बारे में पढ़ेंगे कि खराद क्या चीज होती है। तो इसमें हम लोग आज खराद पर काम करते समय बरती जाने वाली सुरक्षा सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके मुख्य भागों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में फीड और धागा काटना, मतलब फीड और कटिंग जो मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। जाप को कैसे पकड़ा जाता है मशीन में उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिंपल डिस्क्रिप्शन अबाउट फेसिंग एंड रफनेस टूल, जो इस पे ऑपरेशन होता है फेसिंग और रफनेस का, उसको कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और सिंगल पॉइंट टूल, मल्टी पॉइंट टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टूल सिलेक्शन, कि कोई भी जॉब अगर हमें बनाना है तो किस प्रकार का टूल इस्तेमाल करना चाहिए। और एंगल क्या क्या होता है, टूल्स का एंगल, जो भी आगे की प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और कटिंग स्पीड, जब भी हम कोई टूल पे खराद पे कोई मशीनिंग का काम करते हैं तो खराद की गति कितनी होनी चाहिए, उस गति के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर टर्निंग, मतलब खराद। तो लेथ, खराद मतलब होता है लेथ, LATHE, लेथ। और खराद करने वाली मशीन मतलब लेथ मशीन, MACHINE। खराद मशीन, इसको हिंदी में बोलते हैं खराद मशीन। खराद को अंग्रेजी में बोलते हैं लेथ, तो इसको बोलते हैं लेथ मशीन। खराद का मतलब होता है कि धातु पे से मेटल को काटना, किसी भी धातु से मेटल को काटना मतलब खराद करना, उसी को बोलते हैं खराद। तो धातु से मेटल उतारने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम बोलते हैं खराद। तो जब भी हम किसी मशीन पे खराद मतलब टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो उस दौरान हमें किन किन सुरक्षा और सावधानियों का पालन करना चाहिए, किन किन सुरक्षा और सावधानियों का पालन करना चाहिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि जो लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन जो होती है वो, इसको बोलते हैं मशीनों की माँ, मदर ऑफ मशीन। मदर ऑफ मशीन्स मतलब ये ऐसी मशीन है जिससे कोई भी कार्य, मतलब किसी भी कोई भी मैकेनिकल काम जो होता है, मैकेनिकल काम, इस पे ऑलमोस्ट 50% सारे काम लगभग किए जा सकते हैं। सारे काम, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, टर्निंग भी कर सकते हैं, होल भी कर सकते हैं, और मटेरियल को रिमूव भी कर सकते हैं। कई सारे काम इस पे आसानी से कर सकते हैं और कई एंगल में, मल्टी डायरेक्शन में कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं मशीनों की माँ, मदर ऑफ द मशीन। मशीन, मशीनों की माँ बोली जाती है, जननी कही जाती है। आपने देखा होगा किसी भी वर्कशॉप में जो लेथ मशीन होती है, विश्वकर्मा पूजा के दिन इस मशीन की पूजा भी की जाती है। तो लेथ मशीन क्या होती है, हर मशीनों की जननी कही जाती है। अब देखिए कि लेथ मशीन पर काम शुरू करने से पहले, क्योंकि लेथ मशीन पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो काम करने से पहले हमें सुरक्षा के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। कि क्योंकि हमें कोई भी मशीन चलाते हैं, XYZ गाड़ी चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, सबसे पहले उसकी सेफ्टी का हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। सेफ्टी की जानकारी नहीं होगी तो जान माल का खतरा बना रहता है। तो काम शुरू करने से पहले सबसे पहला क्या चेक करना है, लुब्रिकेशन चेक करना है कि मशीन में जो लुब्रिकेशन है वो पूरा हुआ है कि नहीं, कोई पार्ट में ग्रीस लगा है कि नहीं, या तेल डला है कि नहीं, ऑयल फिल्टर में ऑयल भरा हुआ है कि नहीं। तो सब चीजें हमें देखनी है। उसके बाद गियर, जो गियर आपका है, जो पावर फीड
जो गियर जो आपका है वो रिमूव कंडीशन में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं गियर एंगेज लगा हुआ है, जैसे गाड़ी खड़ी जब रहती है तो न्यूट्रल में खड़ी रहती है, वो किसी गियर में अगर लगी हुई है और आप गाड़ी चालू करोगे बिना क्लच दबाए तो गाड़ी क्या है, आगे बढ़ जाएगी। उसी तरह मशीन में भी अगर गियर लगा हुआ है तो गियर को पहले न्यूट्रल कंडीशन में ले आना चाहिए। कार्य क्षेत्र साफ सुथरा होना चाहिए। जहां भी आप कार्य करने जा रहे हैं सुनिश्चित कर लें कि कोई मेटल चिप्स आसपास तो नहीं गिरा हुआ है। अगर ऐसा है तो वो आपके जूते में धस सकता है, आपके स्किन में धस सकता है और आपको चोट लग सकती है। तो पहले कार्य क्षेत्र को पूरी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। और सुरक्षा गार्ड जगह पर होने चाहिए। जब मशीनें चल रही हैं, आपको पता है कि जब कोई मशीन काम कर रही होती है तो मशीन, अगर मान लीजिए मशीन है तो इसको जहां से तीनों तरफ से गार्ड लगा होना चाहिए, और आप यहाँ इधर से कार्य कर रहे हैं तो तीनों तरफ से गार्ड लगा होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सारे गार्ड लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। और काम के दौरान हमें क्या क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए। अपने हाथ से घूमने वाली चक को कभी भी, जैसे ये जो चक है इसको चक बोलते हैं, लेथ मशीन में इसको चक बोलते हैं। तो जब भी ये घूम रहा हो और आपने मशीन बंद कर दी तो उसको रुकने में समय लगता है। जैसे पंखा आपने ऊपर चालू कर दिया, सीलिंग फैन, तो जब बंद कर देते हैं तो कुछ देर तक वो चलता रहता है। उसी प्रकार ये भी कुछ देर तक घूमता रहता है। तो चूंकि इसमें क्या होता है, संवेग बहुत ज्यादा होता है, मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। तो जब अगर आप इसको हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ होल में फंस सकता है और आपके हाथ को तोड़ देगा, आपके हाथ को तोड़ सकता है। तो इसलिए कभी भी इसको हाथ से रोकने की कोशिश ना करें, इसको अपने आप रुकने दें। ये अपने आप जब रुक जाएगा तभी कोई काम हमें करना चाहिए। खराद पर कोई समायोजन करने से पहले मशीन को बंद कर दें। मान लीजिए आपको खराद मशीन पे कोई भी सेटिंग करनी है पार्ट की, तो चलती हुई मशीन पे हमें भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मशीन को स्विच जो है मेन पावर से बंद कर देना चाहिए। जब आपके पार्ट की सेटिंग हो जाए तभी वहां से स्विच चालू करना चाहिए। चक की चाबी को चक में छोड़ना खतरनाक है। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देखेंगे, इस चित्र में देखिए फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में आप देखेंगे कि ये जो चाबी है, इस चाबी को इसमें लगाकर टाइट किया जाता है। ये जो बीच वाला पार्ट है, इस तीनों चारों तरफ से जब टाइट किया जाता है तो बीच वाला पार्ट बीच में टाइट हो जाता है। अगर मान लीजिए आप गलती से इसमें भूल गए और मशीन को चालू कर दिया, तो जब मशीन गोल गोल घूमेगी, लगभग ये 2000 आरपीएम तक घूमती है। 2000 आरपीएम मतलब होता है राउंड पर मिनट, मतलब एक मिनट में 2000 चक्कर लगाती है ये मशीन। तो सोचिए स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होगी। उस स्पीड में अगर ये बाहर की तरफ निकलेगा तो अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके शरीर पे जाके सीधा ये चोट करेगा और उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अगर चेहरे वाले हिस्से पे अगर चोट लगती है तो उसकी जान भी जा सकती है। तो ये बहुत खतरनाक है। तो हमेशा जो कीज है इस्तेमाल करने के बाद उसको अपने निश्चित स्थान पे वहां से उठाकर रख देना चाहिए। उपयोग के बाद इसको तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। एकल बिंदु तेज उपकरण और तेज खतरनाक हो सकते हैं। इनका उपयोग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। जैसे कि कोई तेज धार वाले कंपोनेंट है, तेज धार वाले कंपोनेंट है जिसपे पॉइंट कुछ ऐसा शेप बना हो, जिसका हिस्सा नुकीला हो, ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा हमें सावधानी बरतनी चाहिए। चिप्स तेज और खतरनाक हो सकते हैं, उसको नंगे हाथों से ना हटाएं। देखिए जब आप इस पे किसी लेथ मशीन पे टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए मेटल है, जब इसकी कटिंग होती है छोटे छोटे चिप्स पार्टिकल गिरते हैं। तो इस चिप्स पार्टिकल जब गिरते हैं तो इन्हें कभी भी नंगे हाथों से साफ नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक स्पेशल ब्रश होता है साफ करने के लिए, उस ब्रश के द्वारा इस मेटल चिप्स को साफ करना चाहिए। जो मेटल चिप्स बोलते हैं इसको, मेटल चिप्स। मेटल चिप्स को हमेशा अपने हाथों से ही, हाथ से साफ नहीं करके एक ब्रश से साफ करना चाहिए। वायर ब्रश आता है, उस वायर ब्रश से साफ करना चाहिए। और अगला है कि आपको पता होना चाहिए कि आपातकालीन स्विच कहाँ है।
हर मशीन में देखेंगे आप एक लाल रंग का बड़ा सा स्विच होता है, रेड कलर का एक स्विच होगा। जब भी ये लगता है कि आपको कोई आपातकालीन बहुत कोई इमरजेंसी घटना घट गई है, घटने वाली है, आप मशीन आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है, तुरंत इस बटन को दबा देना चाहिए और तुरंत अपने सुपरवाइजर को बताना चाहिए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई है, मैंने मशीन को इमरजेंसी लगाकर बंद कर दिया है। तो हमेशा ये प्रक्रिया करनी चाहिए। और काम के बाद क्या करना चाहिए? खराद को ब्रश से साफ करें और रुई के कचरे से पोंछ लें। जैसे कि जब भी मशीन को पहले ब्रश से उसके जो मेटल चिप्स है उसको साफ कर लें, फिर सूती कपड़े से मशीन को साफ करना चाहिए। उसके बाद बेडवे और लुब्रिकेंट पार्ट्स पर तेल लगाएं। जो मशीन की बेड होती है, ये देखिए लेथ मशीन है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं हेड स्टॉक। इस हिस्से को बोलते हैं टेल स्टॉक। टेल माने पूंछ, मतलब पिछला हिस्सा। और इस बीच वाले हिस्से को बोलते हैं कैरेज, CARRAGE, कैरेज। बीच वाले हिस्से को बोलते हैं कैरेज। तो पूरी मशीन को हम बोलते हैं लेथ मशीन, खराद मशीन। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक और कैरेज। 3 हिस्से इस मशीन के होते हैं। और नीचे वाला हिस्सा, ये इसको बोलते हैं बेड, इस वाले हिस्से को बोलते हैं बेड। तो खराद के आसपास की सफाई करें और उसमें क्या लिखा था, बेडवे और लुब्रिकेंट्स पॉइंट पर तेल लगाएं। जैसे आपका जो ये कैरेज है, ये यहाँ से यहाँ तक एक स्लाइड करता रहता है, सरकता रहता है, उस पे घाट बने होते हैं, उस घाटों पर वो सरकता रहता है। तो उस पर हमेशा ग्रीस से लुब्रिकेशन हमेशा बरकरार रखना चाहिए। अगर उस पर कोई चिप्स या पार्टिकल गिर गया तो उसको निकाल कर साफ कर देना चाहिए। इसके बाद अगला है स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ। एक केंद्र खराद की विशेषता क्या होता है कि किसी भी खराद मशीन की जो साइज होती है, जैसे मार्केट में आप कोई सी सामान खरीदने जाते हैं तो उस हर सामान का एक साइज होता है। जैसे नट बोल्ट जाते हैं तो कहते हैं 8 mm का दे दीजिए, 10 का दे दीजिए, 12 का दे दीजिए नट बोल्ट। उसी तरह लेथ मशीन का जो नाप होती है, जैसे आप मार्केट में लेथ मशीन खरीदने जाएंगे तो उसकी जो माप होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है उसके आधार पे खरीदी जाती है। हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच में जो दूरी होती है, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक, इसके बीच की जो दूरी होती है उसी के आधार पे लेथ मशीन की साइज को नापा जाता है कि लेथ मशीन की क्या साइज है। तो लेथ मशीन का अगर आपको साइज नापना है तो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम बोलेंगे लेथ मशीन की साइज। ये लेथ मशीन की साइज है। अब कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ द लेथ, अब इसमें बताया जाएगा कि लेथ का जो निर्माण है वो किस प्रकार से किया गया है। अब इस चित्र में आप देखिए फिगर नंबर 1 में इसके सारे पार्ट्स लगभग जो मेन पार्ट्स हैं, सारे पार्ट नहीं दिखाए गए हैं, मेन पार्ट जो होते हैं इसके मेन पार्ट के बारे में जानकारी दी गई है। अब जैसे इसमें दिया गया है हेड स्टॉक, हेड स्टॉक मतलब ये पूरा जो असेंबली होती है यहाँ से लेके यहाँ तक उसको बोलते हैं हेड स्टॉक। ये चक होता है, इसको बोलते हैं चक, जो गोल गोल घूमता है, चक। इस चक को घुमाने के लिए इसके अंदर बहुत सारे गियर बॉक्स लगाए जाते हैं अलग अलग स्पीड में चलाने के लिए। इसके अंदर बहुत सारे गियर बॉक्स फिट किए रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं हेड स्टॉक। उसके बाद अगला है कैरेज। ये जो हिस्सा है आपका, ये पूरा हिस्सा कैरेज कहलाता है, इसको कैरेज बोलते हैं। जो आगे पे ये इधर की तरफ या इधर की तरफ स्लाइड किया जा सकता है। तो इस कैरेज में क्या होता है, कई सारे पार्ट फिट होते हैं अलग अलग। इसमें कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट, टूल स्लाइड,
कई सारी पार्ट फिट होते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड रेस्ट, इस हिस्से को बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट। इसको बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को टूल पोस्ट, जिसमें हम टूल को बांधते हैं। टूल पोस्ट में टूल को बांधते हैं जिससे कटाई होती है। और ये कैरेज जो होता है दाएं और बाएं मूव करता है। ये इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में गति देने के लिए, एक्स और वाई दो डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में गति देने के लिए यहाँ पर लीवर बनाया जाता है। क्रॉस स्लाइड, जैसे कि अगर आपको बेड को सीधे लेके जाना है आगे की तरफ, सीधा लेके जाना है आगे की तरफ, तो आपको क्रॉस स्लाइड को अगर घुमाएंगे तो बेड क्या है, आगे की तरफ जाएगा। और जो कंपाउंड रेस्ट होता है, इसको घुमाने पे क्या होता है, ये टूल पोस्ट होता है, ये इधर की तरफ घूमता है। और इसको घुमाने पे जो आपका कैरेज वाला स्लाइड होता है, इसको घुमाने से पूरा कैरेज इस साइड और इस साइड दाएं या बाएं तरफ घूमता है। ये होता है आपका टेल स्टॉक। इसको बोलते हैं, इस पूरे हिस्से को, इस पूरे हिस्से को बोलते हैं टेल स्टॉक। टेल स्टॉक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई जाब इसके अंदर फंसाया जाए और बहुत लंबा हो, बहुत ज्यादा लंबा हो, तो दूसरे हिस्से को पकड़ने के लिए टेल स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जाब छोटा है तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अगर लेकिन जाब अगर लंबा है तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो टेल स्टॉक का यही इस्तेमाल होता है। दूसरा टेल स्टॉक का इस्तेमाल पीछे यहाँ पर इंटरनल, अगर कोई छेद हमें बनाना है किसी मेटल में, राउंड सरफेस में कोई छेद करना है, तो छेद करने के लिए भी यहाँ पर ड्रिल लगाकर इसको घुमाया जाता है। तो घुमाने से इसमें छेद बनाया जा सकता है। तो बैक साइड में ड्रिल करने के लिए भी टेल स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद होता है आपका लीड स्क्रू। यहाँ पर देखिए लीड स्क्रू, जिसपे चूड़ियां बनी हुई हैं, लीड स्क्रू। इसी पे जो आपका कैरेज है, इस पे गियर के माध्यम से आगे और पीछे मूव करता है, लीड स्क्रू पर ही। लीड स्क्रू के माध्यम से ही जो आपका कैरेज है वो दाएं और बाएं मूव करता है, गति करता है। और फीड शाफ्ट, फीड शाफ्ट, फीड शाफ्ट से हम फीड देते हैं कि मतलब हमें कितना आगे ले जाना है और कहाँ पर रोकना है। फीड मतलब कि कितना हमें कटिंग करनी है, उसके हिसाब से फीड दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फीड शाफ्ट। फीड शाफ्ट, कितना फीड देना है, कितना हमें आगे लेकर जाना है कैरेज को, तो उसको हम बोलते हैं फीड शाफ्ट। उसके बाद होता है बेड। बेड का मतलब होता है जैसे किसी चीज का आधार। बेड मतलब आप जिसपे सोते हैं रात में, उसको बेड बोलते हैं। तो पूरी मशीन जिस पे रखी होती है उसी को बोलते हैं बेड। तो पूरी मशीन देखिए आप, जो पूरी मशीन है जिस पे रखी हुई है, इसी को हम बोलेंगे बेड। ये मशीन की बेड है, इसी पे पूरी मशीन आधारित रहती है, रखी हुई होती है, तो मशीन को बेड को बोलते हैं। ये होता है लेग, जिसपे मशीन के पैर हैं, ये भी लेग कहा जाएगा, ये भी मशीन का पैर है। तो मुख्य जो ये पार्ट होते हैं आपके, हेड स्टॉक, कैरेज, टेल स्टॉक, लीड स्क्रू, फीड शाफ्ट और लेग, और ये बेड, ये सारे मेन पार्ट्स आप लेथ मशीन के होते हैं। फिगर 2 में देखिए, फिगर 2 में एक इसका जो बेसिक प्रिंसिपल बताया गया कि कटिंग कैसे की जाती है। कटिंग के लिए देखिए यहाँ पर पार्ट जो आपका है ये मेटल है, मेटल का टुकड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये मेटल का टुकड़ा हेड स्टॉक, टेल स्टॉक में यहाँ पे बंधा हुआ है, यहाँ हेड स्टॉक में बंधा हुआ है। इन दोनों के बीच में ही गोल गोल घूमता रहता है। और बाहर से टूल पोस्ट पे, जो कैरेज के ऊपर टूल पोस्ट बना होता है, वहीं पर हमें टूल को बांधते हैं, इस टूल को, और इसके पास ला जाके इस मेटल से टच कराते हैं। टच कराते ही क्या होता है कि ये जो टूल होता है
ये बहुत ही हार्ड मटेरियल का बना होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल का। इसको बोलते हैं HSS, हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो जो ये मटेरियल होता है जिसको हम काट रहे होते हैं वो इससे नरम होता है, तो टूल से ये जो कट रहा होता है पीस वो नरम होता है। तो चिप जब भी ये इसका नोक इससे टकराती है तो चिप्स के माध्यम से छोटे छोटे मेटल चिप्स निकलने लगते हैं, कट कट के मेटल चिप्स निकलते हैं और इसी से को काट एक बराबर तरीके से काट देती है। इस टूल को हम लोग कैरेज के माध्यम से इधर इधर आगे पीछे सभी दिशाओं में चला सकते हैं। तो टूल पोस्ट का एक काम होता है, कैरेज का एक काम होता है टूल को आगे पीछे दाएं बाएं लेकर जाना, और हेड स्टॉक का काम होता है जो आपको गोल गोल घुमाना, और टूल का काम होता है मेटल के चिप्स को काटना। तो इस प्रकार से जो आपकी लेथ मशीन होती है वो कार्य करती है। अब लेथ मशीन का एक पार्ट होता है, लेथ मशीन के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लेथ मशीन में आप देखेंगे सब, एक होता है बेड आपका, खराद बिस्तर, बिस्तर मतलब बेड, जो अभी मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है कि जो बेड होता है, बेड में क्या होती है की स्लॉटें बनी होती हैं, यहाँ पर देखिए की स्लॉट, इसी के ऊपर आपका जो कैरेज होता है वो इधर और इधर मूव करता है। अगर ये स्लॉट नहीं बने होंगे तो कैरेज आगे पीछे घूमेगा ही नहीं। तो कैरेज को आगे पीछे घुमाने के लिए बेड पे इस प्रकार के स्लॉट बनाए जाते हैं। ये देखिए वी स्लाइड यहाँ पर बनी हुई है ऐसी, ताकि मशीन आके इसमें फिट हो जाए। अगला होता है बेडवे, बेडवे फिगर नंबर 2 देखिए, वही चित्र, इसी चित्र को फिगर 1 को डीप करके क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसमें देखिए दो वे ऐसे वी शेप बने होते हैं, इसी में स्लाइड करता रहता है जो आपका बेड होता है, ऊपर कैरेज स्लाइड करता है। तो बेड में क्या करते हैं आपका स्लाइड वे इसी पर एक्सेसरीज पार्ट की सही लोकेशन और स्लाइडिंग में मदद करते हैं, जो आपका ये बेड वे होता है। तो अलग अलग प्रकार के बेड वे होते हैं। अब देखिए हेड स्टॉक, हेड स्टॉक क्या होता है, काम करने वाले उपकरणों को इकट्ठा करने के लिए साधन प्रदान, ड्राइव के मुख्य मोटर तक काम तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि ये जो आपका होता है ना, लेथ का जो स्पिंडल होता है, लेथ का जो स्पिंडल होता है, लेथ का स्पिंडल वो पूरी हेड स्टॉक की वजह से ही कंट्रोल होता है। इसके अंदर देखेंगे चित्र नंबर 2 में, तो ये जो सारे गियर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फाइनली देखेंगे कि ये जो स्पिंडल है इसको घुमाने के लिए अलग अलग गति के लिए वेरियस स्पीड में इसको चलाने के लिए ये पूरे गियर बॉक्स का इस्तेमाल, क्लच और गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हेड स्टॉक जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके अंदर का चित्र ये है, उसके अंदर ये सारे गियर बॉक्स ऐसे असेंबल किए जाते हैं। फीड डायरेक्शन लीवर, ये जो फीड डायरेक्शन लीवर होता है इसका काम होता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको स्पिंडल को घुमाने के लिए, या तो ऐसे घुमाना है या फिर इसको ऐसे घुमाना है। तो जो भी इसको डायरेक्शन देनी है उसके लिए हम इस फीड डायरेक्शन लीवर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्लच, क्लच को इंगेज डिसएंगेज करने के लिए इस लीवर का इस्तेमाल किया जाता है। और फीड सेलेक्टर मतलब किस फीड में हमें इसे चलाना है, किस स्पीड में लेथ को चलाना है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक देखो हेड स्टॉक भी देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑल गियर हेड स्टॉक, एक होता है कॉनिकल हेड स्टॉक। तो जैसे कि ऑल गियर मतलब जिसमें सभी गियर ही गियर लगे होते हैं, ये सारे गियर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं।
एक दूसरे से कनेक्टेड है। फाइनली जाके ये गियर इसको, ये वाला गियर इससे कनेक्ट होता है अंदर, और इससे जो मेन आपका हेड स्टॉक है वो चलता है। तो गियर के द्वारा जो इंटरकनेक्टिविटी होती है, गियर से गियर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उसके द्वारा जो हेड स्टॉक चलता है उसे बोलते हैं गियर हेड स्टॉक। एक होता है शंकु चरखी हेड स्टॉक, कोन पुली। इसमें देखिए शंकु के आकार में होता है, शंकु बना हुआ है। तो मान लीजिए अगर ये ड्राइव मोटर है, तो जब ये इसको चलाते हैं तो अगर स्पीड को घटानी है, सॉरी बढ़ानी है, तो बड़े से छोटे पे स्पीड को घटानी है तो और कम, बढ़ानी है तो और कम। इसके बाद स्पीड को कंट्रोल करने के लिए तो ड्राइव और ड्रिवन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीड को यहाँ सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, फिर सबसे कम। स्पीड को कम करते जाना है, स्पीड को बढ़ाते जाना है। तो उसी प्रकार से हम लोग पुली का और ड्राइव पुली के, स्टेप्ड पुली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के साइज की पुलियां होती हैं। तो ड्राइव, एक ड्राइव पुली होती है, एक ड्रिवन पुली होती है। तो जो ड्राइव पुली होती है, ये ड्राइव पुली अगर बड़ी है तो इसको छोटी रखा जाता है ताकि स्पीड कम हो। ड्राइव पुली की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए हम अलग अलग साइज के डायमीटर की पुलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्राइव और ड्रिवन की पुली एक दूसरे के को रिलेट करके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। ड्राइव और ड्रिवन दो प्रकार की होती है। तो क्रॉस स्लाइड का मतलब होता है, इसे ये पार नहीं कर, क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड। क्रॉस मतलब किसी चीज को क्रॉस करना। एक होती है आपका, अगर हम इसके कोई अगर हम गति कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, उसके अगर क्रॉस में अगर हम दूसरी गति करें इस डायरेक्शन में, तो उसको हम इसको क्रॉस करके जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। तो जो आपका कंपाउंड स्लाइड होता है, कंपाउंड स्लाइड को क्रॉस करते हुए जो स्लाइड गति करती है, उसी को हम बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। ये सबसे ऊपर होता है, जैसे ये वाली, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। और इसी के ऊपर टूल पोस्ट बना हुआ होता है जो हैंडल के माध्यम से सुसज्जित होता है। इसके बाद पढ़ा तो दिए की चीजें बार बार कहाँ आ रहा है। सैडल, अगला है सैडल। सैडल में यह एच आकार की कास्टिंग होती है, जैसा कि आप देखेंगे ना, ये एच, इसी को बोल रहा है, ये एच आकार की कास्टिंग होती है। इसमें नीचे की तरफ वी गाइड खांचे बने होते हैं, यहाँ पर दो वी गाइड खांचा ऐसे बना होता है, जिसपे जो पूरा कैरेज है वो दाएं और बाईं तरफ मूव करता है। तो इसी को बोलते हैं आप लोग सैडल। एच आकार का जो पूरा खांचा बना होता है, ये खराद बिस्तर को बढ़ते और फिसलने के लिए तरीकों के अनुरूप होते हैं। मतलब इसका यही है कि जो खराद की जो बेड है, इस बेड पे इसको सरकाने के लिए आगे पीछे ये अनुबंधित करता है, इसी को हम बोलते हैं सैडल। फिगर नंबर 4 में देखिएगा, फिगर नंबर 4 में एक टॉप व्यू दिखाया गया है। ये टॉप व्यू है, ऊपर से देखेंगे तो ये मान ली ये आपका हेड स्टॉक है, मतलब हेड स्टॉक है, और स्पिंडल है, ये स्पिंडल है जो गोल गोल घूम रहा है। तो हमें अगर कोई कटिंग ऑपरेशन करना है, तो मान लीजिए ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये जो कैरेज है, इस कैरेज का ये हेड स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये हेड स्टॉक दिखाई दे रहा है, टॉप हिस्सा। इसी हेड स्टॉक में हम लोग यहाँ पर टूल को बांधते हैं, टूल को यहाँ पर बांधते हैं, और ये उसका एक टूल का जो कॉर्नर पॉइंट, जो कटिंग एज होता है, कटिंग एज को मटेरियल से टच कराते हैं जहां पर भी हमें कटिंग करनी होती है।
तो ऐसी जगहों पे देखेंगे कि जो आपका टूल है, जो टूल है वो टूल पोस्ट की सहायता से पार्ट को टच करता है, और जो आपका कंपाउंड रेस्ट है, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर एक्स और वाई डायरेक्शन, कंपाउंड रेस्ट और कंपाउंड रेस्ट की कंपाउंड रेस्ट कंपाउंड रेस्ट और कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से एक्स और वाई डायरेक्शन में गति कर रहा है। और 360 डिग्री किसके माध्यम से गति कर रहा है, जो भी आपको बताया गया, सैडल, सॉरी सैडल कह रहा हूं, और कंपाउंड रेस्ट के माध्यम से इसको किसी भी डिग्री पे 0 से लेके 360 डिग्री तक किसी भी डिग्री पे इसको घुमाकर किसी भी एंगल में हम कटिंग कर सकते हैं। ये टेपर टर्निंग में हम कटिंग के लिए डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, टेपर टर्निंग के लिए। तो ये टॉप व्यू दिखाया गया कि किस तरीके से स्पिंडल पे अगर कोई जॉब बंधा हुआ है तो उसको टूल के माध्यम से हम इसे कट कर सकते हैं, कटिंग का ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेल स्टॉक। टेल स्टॉक, टेल माने क्या होता है, पूंछ, पूंछ मतलब पिछला हिस्सा। तो जो पिछला हिस्सा होता है उसी को बोलते हैं हम लोग टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक जैसा मैंने आपको बताया था पिक्चर में भी कि जो टेल स्टॉक होता है वो सबसे पिछला हिस्सा होता है मशीन का, सबसे पीछे वाला हिस्सा, मतलब ये मशीन का जो सबसे पिछला हिस्सा होता है उसी को हम बोलते हैं टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक में क्या है कि इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। टेल स्टॉक के बारे में देखिए पढ़ते हैं। टेल स्टॉक में क्या क्या होता है, यह लेथ बेड की बेड वेपर स्लाइडिंग यूनिट है। मतलब स्लाइडिंग यूनिट का मतलब होता है कि सरकने वाला, स्लाइडिंग यूनिट, स्लाइडिंग यूनिट मतलब होता है सरकने वाला। बेड पे क्या होता है, खांचे बने होते हैं, उसी खांचे पे ये भी आगे पीछे सरक सकता है। इसको भी जैसे जो भी जॉब की लेंथ होती है, जॉब अगर हेड स्टॉक से जितना लंबा है उसके हिसाब से इसको आगे पीछे सरका कर एडजस्ट किया जाता है। तो जो वी ग्रूव होता है स्लाइड का उसी पे ये आगे पीछे मूव करता है बेड पर। इसमें भी कई अलग अलग तरीके के पार्ट होते हैं, जैसा कि आपका ए, ये वाला हिस्सा ये आधार कहलाता है, बेस। सी, बी, बी मतलब बॉडी, जो बॉडी वाला हिस्सा इसका है बी, जो बाहरी हिस्सा है इसको बॉडी बोलते हैं। ये सारे मेन पार्ट्स हैं। टेल स्टॉक, हैंड व्हील, ये वाला हैंड व्हील है टेल स्टॉक का, इसको घुमाकर इस स्पिंडल को आगे और पीछे किया जाता है। और स्पिंडल लॉकिंग लीवर, जैसे किसी भी पोजीशन पे इसको लॉक करना है तो इसको यहाँ पर टाइट कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, तो ये जो है स्पिंडल लॉक हो जाता है। तो इसी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी सेट स्क्रू टाइप के थ्रेड्स बने होते हैं, स्क्रू टाइप के थ्रेड्स बने होते हैं जिसको घुमाने पर ये पिच के माध्यम से आगे और पीछे गति करता है, कैलकुलेटेड स्पीड के माध्यम से आगे और पीछे की तरफ गति करता है। उसके बाद क्लैंपिंग बोल्ट्स, जैसे किसी भी पोजीशन पे अगर हम इसको सरकाते हैं, सरकारने के बाद इसको टाइट कर देते हैं ताकि ये अपनी जगह पर हिले नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्लैंपिंग बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। हैंड व्हील को घुमाकर बैरल को आगे या पीछे ले जाया जा सकता है। हैंड व्हील जैसा मैंने भी आपको बताया, हैंड व्हील को जब घुमाते हैं तो जो स्पिंडल के साथ बैरल जो है आगे पीछे मूव करता है। और बैरल को किसी भी आवश्यक स्थिति में बंद किया जा सकता है, मतलब बंद मतलब लॉक किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में लॉक किया जा सकता है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, टेल स्टॉक का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया जाता है टेल स्टॉक? खराद संचालन करने के लिए, लंबे काम का समर्थन करने के लिए, मतलब कोई लंबा जॉब है उसको सहारा प्रदान करने के लिए टेल स्टॉक का सबसे जो मेन काम है, ये टेल स्टॉक का सबसे मेन काम यही है। बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, जब कोई लंबा जॉब होता है तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है टेल स्टॉक का। और क्या, और दूसरा दूसरा जो टेल स्टॉक का उपयोग है, फिगर नंबर 3 में देखिए, ड्रिल चक विथ टेपर शैंक। टेपर शैंक की सहायता से इसको हम सेंट्रल ड्रिल कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई जॉब है उसके बैक साइड में कोई ड्रिल करना है,
तो हम उसको लेथ मशीन के यहाँ पर उस पॉइंट को लोकेट करते हैं, फिर स्पिंडल से इसको गोल गोल, स्पिंडल को गोल गोल घुमाते हैं। तो राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से क्या होता है, इसके अंदर ड्रिल आगे बढ़ता जाता है और एंटी क्लॉकवाइज से बाहर निकल जाता है। तो बैक साइड में दूसरे छोर पर ड्रिल करने के लिए भी टेल स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक आप सभी लोगों को लेथ मशीन के बारे में बताया गया कि लेथ मशीन क्या होती है और लेथ मशीन के जो मुख्य पार्ट होते हैं, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। मुख्य भागों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई कि मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताया जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सवाल जो पूछा जा सकता है लेथ में, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, बेड के बारे में। ये पूछा जाता है कि ये लेथ का कौन सा पार्ट है, ये लेथ का कौन सा पार्ट है। तो लेथ का ये, इसको बोलते हैं बेड, इसको बेड बोलते हैं। हिंदी नहीं होती इसकी, इसको आप बोलते हैं, इसको आधार बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन बिस्तर नहीं बोलेंगे। बेड मतलब आधार। तो ये लेथ का क्या होता है, बेड होता है। तो एग्जामिनेशन में चित्र आएगा, चित्र में पूछा जा सकता है कि लेथ का ये कौन सा पार्ट है। लेथ में अक्सर पार्ट के बारे में, ये मशीन आ गई लेथ की, अब इस लेथ मशीन में आपको किसी भी पार्ट के बारे में पूछ सकता है। ये नाम नहीं लिखे होंगे वहां पर, कोई भी पूछ दिया जाएगा कि इसमें टूल पोस्ट की बताइए, टूल पोस्ट कहाँ पर है, टेल स्टॉक कहाँ है, टेल स्टॉक का स्पिंडल कहाँ पर है, कंपाउंड रेस्ट कहाँ पर है। तो आपको ये चित्र बहुत ध्यान से देखना है। ये लेथ मशीन का जो चित्र है, ये लोग अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। अक्सर ये सबसे बेसिक चित्र है किसी भी लेथ मशीन का। कोई भी लेथ मशीन होगी तो उसमें ये सारे पार्ट जरूर होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की लेथ हो। तो आपको कम से कम इतना याद रखना है कि हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, स्पिंडल, बेड, लेग, और कैरेज के जो पार्ट होते हैं कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड स्लाइड जो सीधी गति करता है, कंपाउंड रेस्ट मतलब जो क्रॉस गति करता है। और उसके ऊपर आपका टूल पोस्ट होता है। तो ये चीज आपको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और टूल पोस्ट में क्या होता है कि टूल को बांधने के लिए नट का इस्तेमाल होता है, उसको स्क्वायर नट बोलते हैं। स्क्वायर टाइप का नट होता है जिसको स्पैनर की सहायता से टाइट किया जाता है या खोला जाता है। तो इसीलिए वहां पे स्क्वायर नट इसीलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी बार बार खोलना, बार बार हमें टाइट करना होता है, इसीलिए हमें। तो ये आपका जो लेथ मशीन है, लेथ मशीन के मुख्य भाग हो गए। तो जो अगला वीडियो होगा या अगली क्लासेस होगी उसमें लेथ में हम कार्य कैसे करेंगे, उस विभिन्न प्रकार के जो जॉब होते हैं, नर्लिंग ऑपरेशन, टेपिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, किस किस प्रकार के ऑपरेशन होते हैं और क्या क्या सावधानियां उस टाइम पे बरतेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जितना आप लोग को पढ़ाया गया है उसके बारे में सैनिक RTI यूट्यूब चैनल पे जाकर सभी वीडियोस को बारी बारी से देखते रहें। एग्जाम निकट आ गए हैं तो उसके हिसाब से भी आप लोग तैयारी करते रहें। अब जैसे ही MCQ आएगा, आप लोगों को MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और उसमें आप लोग को डिटेल में बताया जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। उस हिसाब से आप लोग की तैयारी करवाई जाएगी। तो आई एम श्योर आप लोग के बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे एग्जाम में और किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है। तो चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, टाटा।